हेलो टू ऑल माय यूट्यूब व्यूअर्स। तो हमारे साथ हैं आज रितिका ठाकुर, जो आजकल नेट यूजीसी नेट की तैयारियां कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि 31 दिसंबर से नेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उसी विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे कि नेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, जो आपको आने वाले दिनों के लिए काफ़ी सहायता देगा और मतलब आपके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इनका परिचय, पूरा परिचय। हेलो रितिका। हेलो, मेरा नाम रितिका ठाकुर है और मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। फ़िलहाल जो है मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और हमारा एग्ज़ाम जो है 6 जनवरी को कंडक्ट होना है यूजीसी नेट का। और मेरी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है मैंने जीटीसी कॉलेज कुल्लू से कंप्लीट की हुई है। ओके, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में जो है की हुई है। जून 2025 में मेरी ख़त्म हुई है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? विशेष रुचि या भेड़ चाल में कुछ ऐसी? पॉलिटिकल साइंस मैंने पहली बार जो है +1 +2 में पढ़ा था। उस वक्त मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो हमारे टीचर थे उन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया, तो फिर मैंने आगे भी पॉलिटिकल साइंस लेने का ही निर्णय किया और मास्टर्स के लिए भी मुझे इसमें मतलब इंटरेस्ट आ गया था बाद में, और मैंने इसी में ही जो है अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। अच्छा, तो मास्टर्स के बाद आप बीएड भी कर सकती थी, और लड़कियों के लिए खासकर कहा जाता है कि बीएड काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी स्कोप होते हैं और आप टीजीटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, टेट दे सकते हैं। तो आपने क्या सोचकर नेट की प्रिपरेशन की? जैसा कि आपने बताया कि बीएड में आगे बहुत स्कोप खुल जाते हैं। हाँ, ये बात सच है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं बीएड में चली जाऊंगी तो मैं नेट के लिए उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो उस समय उसके लिए मतलब मैंने ऐसा सोचा कि अभी मैं नेट की प्रिपरेशन को अच्छे से टाइम दे देती हूँ। बीएड के लिए फिर मैं इस साल ट्राई करूँगी 2026 में, अगले साल। तो अगले साल मैं बीएड का एंट्रेंस दूँगी। इस बार मुझे लगा कि मुझे नेट के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि नेट की प्रिपरेशन टाइम मांगती है। और हमने मास्टर्स में जब हम कर रहे थे उस समय भी हम नेट देने के लिए एलिजिबल थे, बट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के बीच में हम शायद उतना टाइम नहीं दे पाए नेट एग्ज़ाम को। तो मुझे लगा कि एक बार पूरी तैयारी करके टाइम दे के देखते हैं। अच्छा, मतलब आपने पूरी तैयारी से देना था एक बार नेट। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए आपने बीएड सब्जेक्ट को चूज़ नहीं किया। हाँ जी। सब्जेक्ट मतलब बीएड को चूज़ नहीं किया। तो घर से कोई प्रेशर तो नहीं हुआ कि नहीं ये रिस्की है, 1 साल स्किप हो जाएगा? पहले तो था, घर वाले बोल रहे थे कि बीएड कर लो, चाहे यहीं से कर लो, कहीं से दूर नहीं जाएंगे। बट बाद में उन्होंने मतलब साथ दिया मेरा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बीएड कर लेना। चलो, अच्छी बात है। तो आपने नेट कितनी बार दिया है? अपने जो भी प्रीवियस ईयर्स है आपने मतलब रनिंग एमए मैंने में? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट होगा नेट के लिए। सबसे पहले मैंने जो नेट दिया था वो मैंने 3rd सेमेस्टर में दिया था, दिसंबर 2024 वाला जो नेट था। उसके बाद जून 2025 वाला नेट मैंने दिया है। 2 बार मैंने नेट दिया हुआ है और इस बार मैं फिर से दूँगी। जो आपने लास्ट टाइम नेट दिया उसमें आप कितने मार्क्स से रह गई थी जो मेरिट लिस्ट की है? काफ़ी मार्क्स से रह गई थी, उसमें मेरा पीएचडी ओनली हुआ था एक्चुअली। अच्छा। तो 3 कैटेगरीज होती हैं नेट में। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछा जाता है कि वैसे तो आप एक कैटेगरी में टिक करते हो तो तीनों में अपने आप टिक हो जाता है। पहला होता है जेआरएफ, दूसरा होता है नेट के लिए अप्लाई करते हैं और तीसरा होता है पीएचडी ओनली। तो पीएचडी ओनली जो है सबसे 3rd लेवल पे होता है, सबसे टॉप पे जो होता है वो जेआरएफ के लिए टॉप लेवल होता पे। है। हाँ जी। तो अच्छा। मेरा पीएचडी ओनली में जो है क्वालिफाई किया था मैंने पिछली बार, अच्छा। और उससे पिछली बार तो वो भी नहीं हुआ था मतलब। अच्छा, हाँ, चलो इस बार शायद हो जाएगा। स्टेप उम्मीद बाय है। स्टेप हो रहा है। उम्मीद है, बाकी पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा, तो जो नेट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है एसेंशियल, जो आगे आने वाले बच्चों को पता नहीं है, उनको आप कुछ बताना चाहेंगी तो? जी, आपकी जो है मास्टर्स या तो कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप मास्टर्स में हो।
हमारे टाइम ऐसा था कि अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे ऐसा ध्यान है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो नेट का पेपर नहीं भर पाएंगे इस बार। जो अच्छा। थर्ड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के, वो नेट दे पाएंगे इस बार। अच्छा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपका नेट तभी वैलिड माना जाएगा जब आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से आपने पास की हुई हो। अच्छा। तो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तब तक आपका नेट वैलिड एलिजिबिलिटी नहीं होता है। क्राइटेरिया में 55%। हाँ, 55% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन का नहीं होता, इसमें मास्टर्स का होता है। अच्छा। 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। अच्छा। उसके बाद वैलिड माना जाएगा आपका नेट, ओके ओके अदरवाइज ओके। नॉट। अच्छा, तो इसमें आपके कितने पेपर होते हैं, मतलब इसमें पेपर 2 पेपर होते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होता है, पेपर 2, और पेपर 1 होता है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चंस का जो है वो पेपर होता है 100 मार्क्स का। और जो पेपर 2 होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का वो होता है। तो टोटल 300 नंबर का जो है हमारा ये पेपर होता है, और 3 घंटे हमें मिलते हैं इसके लिए। अच्छा, जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है या उसके नंबर ऐड होते हैं? जी नहीं, पेपर 1 जो है स्कोरिंग है काफ़ी, आपके नेट के लिए, आपके जीआरएफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। शायद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हम आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका अपने सब्जेक्ट में तो कमांड होती है, लेकिन पेपर 1 के कारण जो है कई बार वो पिछड़ जाते हैं, चाहे वो नेट की बात हो या फिर जीआरएफ की बात हो। तो पेपर 1 काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े से पीपल एनवायरनमेंट से, साइंस का आप लगा लो, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब 10 यूनिट्स होती है उसमें टोटल। फिर आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा उसमें इंक्लूड रहता है, जिससे आर्ट्स वाले बच्चे काफ़ी डरते हैं। तो उस करके जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है पेपर 1 भी हमारे लिए। ओके ओके। और पेपर 2 पर तो है जो ही। हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप बता रहे हैं वो तो अब जो सिलेबस चेंज हो गया है टीजीटी का, उसमें भी आ रहा है आईसीटी वगैरह जो भी था, जो आज तक आता नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सिमिलर कर दिया है इन्होंने टीजीटी का भी, जी टीचिंग एप्टीट्यूड। जो हमारा, अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताना चाहूँ, तो हमारा जो नेट का पेपर है वो सीबीटी मोड में होता है। तो मुझे लगता है जिस तरह से सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी जो कमीशन हुआ वो भी पूरा उसी पैटर्न को देख के जो है इन्होंने कंडक्ट करवाया है। और जो मैंने टीजीटी आर्ट्स का भी जो मैंने सिलेबस देखा, वो भी मुझे काफ़ी सिमिलर लगा। मतलब जो जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस में कर रखी हो या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह में कर रखी हो, तो वो देख पाएगा कि कितना ब्रॉड उन्होंने सिलेबस डाला हुआ है। मतलब सब कुछ उन्होंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो जो सेंटर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके जो है ये पेपर सेट करेंगे। तो मतलब अगर मैं इसमें अच्छा परफॉर्म करती हूँ तो शायद मुझे बेनिफिट मिलेगा और नो डाउट, क्योंकि जो पीजीटी भी है उसमें भी आपके सब्जेक्ट का मैक्सिमम आता है, और जो उसमें कमांड रखेगा वही कुछ कर पाएगा, मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। क्योंकि पीजीटी में आपका पेपर 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पेपर 2 में आपकी कमांड होगी तो आप पास क्या पार हो सकते हैं, मतलब नहीं आप पार हो सकती है आपकी। तो अच्छा, आपने जो प्रीवियस नेट के एग्ज़ाम दिए, आपने उसमें क्या गलतियां की जो आप आने वाले जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें नहीं करना चाहेंगी? जी, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं उतना पढ़ाई करके नहीं गई थी, कि उसमें मेरा पेपर 1 मेरा अच्छा नहीं था। तो पहली गलती तो ये कि पेपर 1 को सीरियस ना लेना बहुत बड़ी गलती होगी सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। उस टाइम तो मेरा पीएचडी भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, पीएचडी ओनली। तो फिर जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसके लिए मैंने जो है तैयारी की थी, उसमें मेरी गलती ये रही कि मैंने रिवीजन को टाइम नहीं दिया, और साथ साथ में मेरे जो मास्टर्स के एग्ज़ाम थे उस पर भी मुझे फोकस करना था, जो मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे। और इसके साथ साथ मैथ्स पोर्शन को इग्नोर करना, क्योंकि जिसका मैथ्स अच्छा है वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। हालांकि जिसको मैथ्स नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, बट एक प्लस पॉइंट होता है, अगर आपको मैथ आता है तो आपके लिए आसान हो जाती है। ओके। तो और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज नहीं करना, ये भी सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम थोड़े डिफरेंट थे। प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही जो है रिपीट होते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो मैं जून 2025 वाला जो अटैम्प्ट था उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
करके नहीं गई थी, करके गई थी थोड़े बहुत, पर अच्छे से एनालाइज करके उनको नहीं गई थी। तो उसके बाद मैंने जब पेपर देके मैं आई, फिर बाद में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, तो मुझे लगा कि अगर पहले देख लिए होते तो शायद अच्छा रहता मेरे लिए। तो यही मेरी गलतियाँ रही थी, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से ना देखना। ओके, अच्छा, लास्ट में मैं आपसे पूछना क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे किसी जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में नेट की तैयारियां करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? उनके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी, क्योंकि आमतौर पर नेट के एक्सपीरियंस से यही जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है अपना पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में निकाल लो या फिर थर्ड सेमेस्टर में निकाल लो। तो अगर आपका पेपर नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, आप पहले पास कर लो अच्छे से, जो आपके मास्टर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ो, उसके बाद भी आप जो है नेट का एग्ज़ाम जो है दे सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं सोचना है खुद को कि मेरे को कुछ नहीं आता है ये वो सो करके। आप अगर अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में अच्छा फोकस करोगे तो बेस आपका वहीं से ही जो है बन जाएगा अच्छे से। उनको पढ़ो पहले अच्छे से, है ना, और उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह। पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम पास होने चाहिए, है ना, अपने मास्टर्स के उसमें। सही बात। तो मेरा बस यही रहेगा उनके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। तो आपका एग्ज़ाम कब है? 6 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है। 6 जनवरी को। तो रितिका, ऑल द बेस्ट। थैंक होप कि यू। हम आपके नेट JRF की आशा रखते हैं कि पास हो जाए और हम आपका इंटरव्यू और जो भी वीडियो है फिर से अपने चैनल पे अपलोड कर पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।